हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक रेस्टोरेंट ओपन करने के बारे में जरूर सोचा है, राइट? अगर आपका भी यही थॉट है, अगर आप ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट ओनर हैं या आने वाले टाइम में अपने लाइफ में कभी भी एक रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, देन दिस बिजनेस केस स्टडी इज फॉर यू। आज की डेट में जब भी कोई इंसान अपना खुद का काम, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करता है, तो शायद से सबसे पहला आइडिया आता है अपना फूड बिजनेस या अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का। और उसका रीजन यह है कि रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए कोई हाई स्किल नहीं चाहिए, इसमें कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है कि आपको कोई बड़े बड़े लाइसेंसेस लेने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिकर बिजनेस या फार्मेसी का बिजनेस। इसमें कोई एग्जैक्ट टर्म्स में कोई हाई एंड स्किल, कोई हाई एंड एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का जो पहला बिजनेस होता है या ज्यादातर लोगों का जब वो एक बिजनेस करने का प्लान करते हैं, जो सबसे पहला आइडिया होता है वो होता है एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का। बट बिफोर आई प्रोसीड विद द केस स्टडी, लेट मी टेल यू अ फैक्ट। इंडिया में 90% रेस्टोरेंट्स पहले 5 सालों के अंदर बंद हो जाते हैं। और ये एक इतना शॉकिंग फैक्ट है कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि 90% रेस्टोरेंट्स इंडिया में पहले 5 सालों के अंदर एक्चुअली में बंद हो जाते हैं। जितना आज की डेट में एक रेस्टोरेंट को ओपन करना आसान हो चुका है, उतना ही ज्यादा मुश्किल है एक रेस्टोरेंट को कंटिन्यू करना और मार्केट में सस्टेन करना। सिर्फ दिल्ली में ही, जहां पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ दिल्ली में ही 3 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं इस टाइम पर। और मोटे मोटे तौर पर 14 लाख 1.4 मिलियन रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड है आज की डेट में जोमैटो एंड स्विगी पर। का मतलब यह कि रेस्टोरेंट बिजनेस में कंपटीशन बहुत हाई है, फेलियर के रेट्स काफी ज्यादा हाई हैं। जैसे मैंने बताया कि 90% रेस्टोरेंट्स 5 साल में बंद हो जाते हैं, तो यह मतलब आता है कि रेस्टोरेंट को चलाना आज की डेट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट द क्वेश्चन इज कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स पहले 5 सालों के अंदर फेल हो क्यों रहे हैं? व्हाट आर द प्राइमरी मिस्टेक्स? ऐसे क्या बड़े रीजन हैं, क्या ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो कि रेस्टोरेंट्स आज की डेट में कर रहे हैं और जिन गलतियों से हम सीखकर एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं? बात करने वाले हैं आज की बिजनेस केस स्टडी में। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, प्रॉब्लम नंबर 1, रीजन नंबर 1 ऑफ व्हाई 90% रेस्टोरेंट्स गेट शट डाउन इन द फर्स्ट 5 years इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मार्जिन्स। इस टाइम पर अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस टाइम पर रेस्टोरेंट बिजनेस 2 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, जैसे आज तक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट चले आ रहे थे कि आप एक जगह को किराए पर लेंगे, वहां पर अपना फर्नीचर सेटअप करेंगे, किचन बनाएंगे, लोग आएंगे, खाएंगे वगैरह वगैरह। और सेकंड ट्रेंड आजकल मार्केट में आ चुका है, जिसको कहते हैं हम लोग क्लाउड किचन मॉडल। अब जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन कि क्लाउड किचन बेसिकली क्या होता है। क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जहां पर आप एक छोटी सी किचन किराए पर लेते हैं, वहां पर आप एक छोटी सी जगह में सिर्फ किचन बिल्ड करते हैं और वहां पर कोई सीटिंग एरिया अवेलेबल नहीं होता। अब क्योंकि वहां पर कोई सीटिंग एरिया अवेलेबल नहीं होता, आपको इंटीरियर्स नहीं बनाने, फर्नीचर नहीं डालना, बड़ा बड़ा स्टाफ हायर नहीं करना, तो क्लाउड किचन सिर्फ ऑनलाइन कस्टमर्स को केटर करता है। और इसकी वजह से क्लाउड किचन खोलने की और ऑपरेट करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। मोटा मोटा ये कि इंडिया पे इस टाइम पर आप फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस 2 तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट चलाएं, जैसे आजकल आप लोग, जैसे आज तक चलता हुआ रहा है इंडिया में कि आपने एक स्पेस को किराए पर लिया, उसमें आपने फर्नीचर डाला, पूरे बड़े बड़े इंटीरियर्स बनाए, स्टाफ हायर किया, सर्विस के लिए हायर किया, वेटर्स हायर करे। एंड द सेकंड ऑल्टरनेटिव इज द क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल, जिसमें आपने बहुत कम कीमत में एक छोटी सी किचन लगाई और आपने जोमैटो और स्विगी पर अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर करके, अपनी क्लाउड किचन रजिस्टर कर ऑनलाइन ऑर्डर्स को लेना स्टार्ट किया और अपना किचन रन किया। बट इन दोनों ही रेस्टोरेंट्स में, इन दोनों ही बिजनेस मॉडल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है द प्रॉब्लम ऑफ margins, and let me explain you why. इस टाइम पर अगर आपको एक रेस्टोरेंट ऑपरेट करना है तो जोमैटो या स्विगी पर रजिस्टर करना बहुत मेन बात है आज की डेट में हर रेस्टोरेंट के लिए। और जोमैटो या स्विगी पर रजिस्टर करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो लोग आपकी डिलीवरी करवाएंगे, वो तो है ही है। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आप तक पहुंचे, आपके कस्टमर्स आपके ब्रांड को जाने, आपके रेस्टोरेंट को जाने, तो वहां पर जोमैटो और स्विगी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्लस डिलीवरी वाला फैक्टर तो है ही है कि अगर आप अपने रेस्टोरेंट में अपना खुद का डिलीवरी स्टाफ रखेंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वही काम जोमैटो एंड स्विगी काफी ज्यादा सस्ते में कर देते हैं। द पॉइंट इज, आज की डेट में चाहे एक नॉर्मल रेस्टोरेंट हो, चाहे क्लाउड किचन हो, जोमैटो और स्विगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल होने में। बट अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, द प्रॉब्लम ऑफ मार्जिन्स। सिनेरियो क्या है? जोमैटो और स्विगी रेस्टोरेंट से 3 मेजर तरीकों से कमाते हैं, या मैं कहूंगा 2 मेजर तरीकों से कमाते हैं, और तीसरा तरीका रेस्टोरेंट्स
को करना पड़ता है अगर उनको एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बिल्ड करना है तो। अब ये 3 तरीके क्या क्या हैं। अगर आप आज की डेट में अपना रेस्टोरेंट जोमैटो या स्विगी पर लिस्ट करेंगे, जो कि आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से धंधा कर पाएं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज आती है, सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि इनिशियली आपको कोई पैसा नहीं देना जोमैटो या स्विगी को एज रजिस्ट्रेशन चार्ज, बट जोमैटो एंड स्विगी हर ऑर्डर पर आपके रेस्टोरेंट से एक कमीशन चार्ज करेगा और वो कमीशन इज एज हाई एज 20-30%। का मतलब अगर आपके रेस्टोरेंट के पास एक 100 रुपए का ऑर्डर आया तो 30 रुपए तो जोमैटो ही ले जाएगा इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। इसके ऊपर से अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा ऑर्डर आए, आपका रेस्टोरेंट, आपका ब्रांड और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे, तो आपको जोमैटो और स्विगी पर एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। और उसके ऊपर से अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स और ज्यादा ऑर्डर करें तो आपको जोमैटो और स्विगी पर डिस्काउंट्स रन करने पड़ेंगे कि कस्टमर्स आप तक पहुंच सके और आपसे ऑर्डर कर सके। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे के पूरे फंक्शनिंग में, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट जोमैटो स्विगी के बिना चल नहीं सकता और जोमैटो स्विगी आपके मार्जिन इतने ज्यादा खा जाते हैं कि अब मैं आपको मार्जिन समझाता हूं कि मार्जिन का गेम है क्या। अगर 100% की बात करी जाए तो 100% ऑफ योर ग्रोस मार्जिन्स में से आज की डेट में जोमैटो और स्विगी के कमीशन, जोमैटो और स्विगी के एडवर्टाइजिंग चार्जेस और जो आप डिस्काउंट्स चलाने वाले हैं जोमैटो और स्विगी पर, वो ले जाते हैं करीब करीब 50 से 55% ऑफ योर टोटल मार्जिन्स। अब उसके ऊपर आपकी जो फूड कॉस्ट है, फूड कॉस्ट अराउंड इंडिया के एवरेज के हिसाब से 30% ऑफ द ग्रोस मार्जिन्स होती है। का मतलब 50% मार्जिन आपने अपना स्पेंड किया जोमैटो और स्विगी पर इन टर्म्स ऑफ कमीशन, इन टर्म्स ऑफ the advertising charges, in terms of discounts and everything। 30% आपकी फूड कॉस्ट लग गई। अब आपके हाथ में कितना बचा, आप कैलकुलेट करके देखो। 50% वो हो गया, 30% वो हो गया, आपके हाथ में अब बचता है मोटा मोटा 20%, जिसमें आपको अपना पूरा रेस्टोरेंट रन करना है। आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा का पूरा निकालना है और इसी कमीशन में, इसी जो आपका मार्जिन बचा हुआ है, इसी मार्जिन में आपको अपने लिए पे आउट देना है। एज अ रेस्टोरेंट ओनर अपना प्रॉफिट निकालना है, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इनके कमीशंस और इनके चार्जेस इतने ज्यादा हाई होते जा रहे हैं कि आज की डेट में रेस्टोरेंट चलाने की जो इकोनॉमिक्स है, जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, जो मार्जिन्स हैं, वो सही नहीं बैठ पाते, जिसकी वजह से 90% रेस्टोरेंट्स पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, और एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में रेस्टोरेंट्स के साथ, और वो है प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन। और इसमें भी काफी सारी सब प्रॉब्लम्स है, काफी सारी सब कैटेगरीज है, जिनके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जब आप अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का प्लान करते हैं और मान के चलते हैं कि वो एक ऑफलाइन रेस्टोरेंट है, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, कि आप एक प्रॉपर रेंट पर जगह लेंगे, वहां पर सीटिंग डालेंगे, फर्नीचर डालेंगे, वगैरह वगैरह। अब सीन ये है कि रेस्टोरेंट खोलने के आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 2 लोकेशंस हैं, राइट। पहली लोकेशन है जो पीक एरिया है, जो मार्केट एरिया है, जहां पर फुटफॉल ज्यादा है। अगर आप ऐसी जगह पर रेस्टोरेंट खोलेंगे तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट को देखेंगे, वहां पर खाने आएंगे, वहां पर एक ज्यादा क्राउडेड एरिया होगा, तो वहां का फुटफॉल ज्यादा होगा, तो काफी चांसेस है कि आपका रेस्टोरेंट सक्सेसफुली चल पाएगा। बट उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि आपका रेस्टोरेंट पीक मार्केट में है, फुटफॉल वाले एरिया में है, तो उसका रेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। अब सेकेंड तरीका क्या है कि आप अपना रेस्टोरेंट थोड़ा सा साइड एरिया में खोल ले, जहां पर फुटफॉल उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पर रेंट भी कम होगा। बट क्योंकि अब वहां पर रेंट कम है तो वहां पर फुटफॉल भी कम है, तो आपका रेस्टोरेंट डिस्कवर नहीं हो पाएगा और पोटेंशियल कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है आज की डेट में। आपने देखा होगा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, कोने कोने की बिल्डिंग्स में रेस्टोरेंट खुले होते हैं और जनता को पता ही नहीं कि वहां पर एक रेस्टोरेंट है, तो चलेगा कैसे रेस्टोरेंट। और सेकंड माइंडसेट क्या होता है कि यार मैं अगर नया नया धंधा डाल रहा हूं तो मैं थोड़ा सा पैसा बचा लेता हूं, मैं बड़ा सा जगह नहीं लेता रेस्टोरेंट चलाने के लिए, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं, जो रेस्टोरेंटर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो पीक एरिया में अपना रेस्टोरेंट नहीं खोलते। और क्योंकि पीक एरिया में नहीं खोलते तो रेंट का तो पैसा बच गया, बट फुटफॉल्स कट गए, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है रेस्टोरेंट्स के फेलियर का आज की डेट में। अब अगर मैं सेम चीज बात करूं क्लाउड किचन वाले मॉडल में, मैंने ये चीज नोटिस करी कि बहुत सारे लोगों को क्लाउड किचन खोलना नहीं आ रहा और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्लाउड किचन को सही लोकेशन में कैसे खोला जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको आज की डेट में क्लाउड किचन खोलना है तो आप दोनों में से कौन सी जगह प्रेफर करोगे? एक ऐसी जगह जहां पर बैचलर्स रहते हैं, काफी सारे सिंगल लोग रहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, या काफी सारे कॉर्पोरेट्स रहते हैं जो बैचलर्स हैं। सेकंड, या एक ऐसी जगह जहां पर फैमिलीज ज्यादा रहती हैं, राइट।
तो आप इन दोनों में से कहां पर प्रेफर करोगे अपना क्लाउड किचन खोलना? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेसिकली एन एरिया जहां पर स्टूडेंट्स और बैचलर क्राउड ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा ऑर्डर करेंगे, फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर हर दिन ज्यादा होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को खाना नहीं बनाना। बट क्लाउड किचन वाले मॉडल्स में ना ज्यादातर लोग इन चीजों को प्लान आउट नहीं करते, उनको ये सारी इनसाइट्स नहीं पता होती कि कहां पर किस टाइप का क्विजीन चलेगा, कहां पर क्लाउड किचन खोलनी चाहिए। उनको बेसिकली होता है कि मैं रेस्टोरेंट कहीं भी डाल दूंगा तो वो चल जाएगा, क्लाउड किचन मुझे जहां पर सस्ते में मिल जाएगी वहां पर चल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। लोकेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस रेट ऑफ योर रेस्टोरेंट, और मेजॉरिटी लोग इस लोकेशन के फैक्टर में गलती करते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं रेस्टोरेंट खोलने का तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस लोकेशन पार्ट, ताकि आपको डिस्कवरी अच्छी मिल सके, आपका रेंट मैनेज हो सके और आप सही लोकेशन में सही क्राउड के लिए सही रेस्टोरेंट खोल पाए। प्रॉब्लम नंबर 3, अगेन वेरी मेजर प्रॉब्लम जो कि मैंने इस टाइम पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के साथ देखी, और वो है बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ थीम। अब मैं इसको भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट अस से कि आप एक पराठा का रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलते हैं जो कि छोले भटूरे पराठे और ऐसा क्विजीन ऑफर करता है, और आप इस रेस्टोरेंट को खोलते हैं साउथ इंडिया में। अब आपको यह भी पता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया का क्विजीन उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करा जाता, उनका अपना लोकल क्विजीन है, वहां पर ज्यादातर लोग बेसिकली साउथ इंडियन फूड प्रेफर करते हैं, राइट। अब वही बात हो गई कि मैं एक स्टूडेंट के मार्केट में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोल रहा हूं जो कि सूप्स और सैलेड्स ऑफर करता है। मैंने ये चीज बहुत देखी। अब कॉमन सेंस ही बात है सर कि यूथ क्राउड जो है, जो स्टूडेंट क्राउड है, वो हेल्दी फूड ज्यादा खाना प्रेफर नहीं करता, जिसकी वजह से आपका जो थीम ऑफ रेस्टोरेंट होता है वो पूरा का पूरा गलत चला जाता है। और आप क्योंकि गलत मार्केट पर फोकस कर रहे हो, आपकी जो ऑडियंस है वो गलत ऑडियंस है, आप अपने रेस्टोरेंट को बना कुछ रहे हो, टारगेट किसी और को कर रहे हो, जिसकी वजह से मोर लाइकली आपका रेस्टोरेंट हो जाता है फेल। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप पहले रेस्टोरेंट खोलने से पहले ये दिमाग लगाएं कि आपका रेस्टोरेंट किसको टारगेट करने वाला है, टारगेटिंग सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, और उसके हिसाब से आप अपना पूरा थीम डिजाइन करें कि अगर मेरा रेस्टोरेंट प्लान कर रहा है कि मैं सिर्फ टॉप 1% एलीट क्लास को टारगेट करूंगा, तो उसके हिसाब से आपका मेन्यू, उसके हिसाब से आपका क्विजीन, उसके हिसाब से आपका लोकेशन मैटर करेगा। और वहीं अगर आपका रेस्टोरेंट प्लान कर रहा है कि मैं स्टूडेंट्स को केटर करूंगा, तो आपका पूरा मेन्यू, आपका सीटिंग अरेंजमेंट, आपके इंटीरियर्स और हर चीज उसी बेसिस पर होनी चाहिए कि आपका स्टूडेंट वाला मार्केट रहने वाला है। थीम सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आप रेस्टोरेंट खोलने का प्लान करते हैं, मेक श्योर कि थीम पर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम नंबर 4, बहुत मेजर प्रॉब्लम जो आज तक हर इंसान ने करी है जिसने रेस्टोरेंट ओपन करा, और वो है रॉन्ग मेन्यू इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? सर मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेन्यू बनाना अपने आप में एक साइंस है, इट्स एन इंजीनियरिंग, राइट। आप ये नहीं हो सकता कि आप अपने मेन्यू में कुछ भी डाल रहे हैं और कैसी भी डाल रहे हैं। ये गलती बहुत सारे लोगों ने आज तक करी, और इसकी वजह से करोड़ों अरबों रुपए के लॉसेस हुए हैं पूरे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस। जब अनुभव दुबे फ्रॉम चाय सुट्टा बार ने अपना ब्रांड चाय सुट्टा बार स्टार्ट किया, तो इनिशियली उन्होंने अपने मेन्यू में 50-60 आइटम रख दिए कि मैं भाई साहब पराठे भी खिलाऊंगा, मैं पास्ता भी खिलाऊंगा, मैगी, पिज्जा, चाइनीज, इटालियन वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इनिशियली अपना रेस्टोरेंट लॉन्च करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि मुझे जहां से बिजनेस मिल जाए मैं वहां से ले लूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज बेचने की कोशिश करूंगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? आप जब ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज बेचने का प्लान करोगे तो आपका इन्वेंट्री भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको उतना ही सामान तैयार रखना पड़ेगा, उतने सामान के रॉ मटेरियल्स मंगाने पड़ेंगे, और उतना ही सामान खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। द पॉइंट इज कि आप इनिशियली ये गलती करते हो कि आप अपने मेन्यू को ढंग से डिजाइन नहीं करते और उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ले आते हो। कभी मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज और पिज्जा हट को स्टडी करके देखना, वो पता है क्या काम करते हैं? 10 इंग्रेडिएंट्स में 100 आइटम्स बनाते हैं। मतलब इंग्रेडिएंट्स वही 10 रहेंगे और उन्हीं को घुमा घुमा कर, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को खेल खेल कर वो 100 अलग अलग आइटम्स बनाते हैं, ताकि उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, स्टाफ की कॉस्ट, ऑपरेशंस की कॉस्ट सस्ती पड़े। वही नए रेस्टोरेंट ओनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना रेस्टोरेंट इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि मैं इटालियन भी बेचूंगा, मैं नॉर्थ इंडियन कुजीन भी बेचूंगा, मैं साउथ इंडियन भी बेचूंगा, मुझे स्टार्टर्स भी करने हैं, सैंडविचेस भी करने हैं, वगैरह वगैरह। जब तुम्हारा
मेन्यू इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा तो आपको उतना ही सामान बनाना पड़ेगा, उतना ही सामान मंगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मोर लाइकली आपका रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द डे फेल हो जाता है। तो मेन्यू इंजीनियरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप रेस्टोरेंट नया नया स्टार्ट करें, प्लीज फोकस ऑन योर मेन्यू, प्लीज फोकस ऑन बिल्डिंग एन इनक्रेडिबल मेन्यू, ताकि कम से कम आइटम्स में ज्यादा से ज्यादा सामान बना सके। प्रॉब्लम नंबर 5, अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी आज की डेट पे, और इसके बारे में मुझे आपको एक बहुत बड़ी इंसाइट देनी है। द प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। आपने आज तक ये तो सोचा कि मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, बट कभी आपने ये सोचा कि मैं उस रेस्टोरेंट को मार्केट कैसे करूंगा? जब इंडिया में, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ दिल्ली में 3 लाख रेस्टोरेंट्स हैं, जोमैटो स्विगी पर 14 लाख रेस्टोरेंट्स लिस्टेड हैं, तो आप अपने रेस्टोरेंट में ऐसा क्या करोगे कि कस्टमर बाकी सबको छोड़ के आपके पास आए? ज्यादातर लोगों का जब वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो वो पूरे के पूरे इंटीरियर्स पर, फर्नीचर पर, किचन पर इतना ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, बट जब दिमाग लगाने की बारी आती है मार्केटिंग पर तो वो दिमाग लगाते ही नहीं। और इसकी वजह से जब आपका रेस्टोरेंट जनता तक पहुंचेगा ही नहीं, जब जनता को पता ही नहीं है आपके रेस्टोरेंट के बारे में, तो वो आएंगे कैसे और खाएंगे क्या? द थिंग इज, बिफोर यू बिगिन विद योर रेस्टोरेंट, आपको यह सोचना है कि आपका जो फैक्टर रहेगा, राइट, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा, एक ऐसा फैक्टर रहेगा जिसको हम एक्स फैक्टर कह सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। वो क्या रहेगा? अब मैं आपको एक बहुत बड़ी इंसाइट देता हूं जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके रिगार्डिंग। आजकल मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट्स को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक इंसान का नाम सुना होगा इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है अनलिमिटेड पाजी, राइट? अब वो बंदा क्या करता है? वो बंदा सोशल मीडिया पे बड़ा हाइपर होके मार्केटिंग करता है और अलग अलग ऑफर्स निकालता है कि आपको 60 रुपए में अनलिमिटेड गोलगप्पे मिल जाएंगे, 150 रुपए में अनलिमिटेड थाली मिल जाएगी। अब उसकी बात करने का तरीका इतना ज्यादा वायरल होने वाला है कि उसकी वीडियोस, उसका कंटेंट इतना वायरल होता है कि उसके पास, सामने वाले के पास बिना कुछ खर्चा करे कस्टमर्स आने लगते हैं। वहीं पर आपने देखा होगा एक जगह है जो बेसिकली डेजर्ट सेल करते हैं, सड़क पर खड़े होकर, एक कपल है जो कि डेजर्ट सर्व करते हैं, सड़क पे खड़े होकर केक्स एंड पेस्ट्री सेल करते हैं और उनके पास लाइन की लाइन लगी रहती है और वो एक छोटा सा रोड साइड ठेला है। बट सीन ये है कि उनका, क्योंकि कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग बहुत है, बहुत सारे ब्लॉगर्स ने, फूड ब्लॉगर्स आए और उन्होंने उसका कंटेंट कवर करा और वो कंटेंट वायरल हो गया कि जिसकी वजह से बाकी दिल्ली के क्राउड को भी पता चल गया और वो भी उस रेस्टोरेंट में उनके पास जाने लगे। द पॉइंट इज, आज की डेट में सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल वेपन टू मार्केट योर रेस्टोरेंट और योर क्लाउड किचन। आपने क्लाउड किचन में भी देखा होगा कि काफी सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम पर आके अपने क्लाउड किचन की वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस को लाखों व्यूज मिलते हैं, जिसकी वजह से व्यूज तो आ ही रही है, पैसा तो वहां से भी आ रहा है, प्लस आप अपने रेस्टोरेंट को भी प्रमोट कर पा रहे हो विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपीज। The point is, before you begin your restaurant, make a proper marketing plan कि आप अपने potential customers तक पहुंचने कैसे वाले हो, और वो marketing plan इतना solid और इतना strong होना चाहिए जो कि आपके रेस्टोरेंट को वायरल करेगा, जिसकी वजह से कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट, आपके ब्रांड को जानेंगे और आप तक पहुंच पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 6, अनदर वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ व्हाई 90% रेस्टोरेंट्स फेल इन द फर्स्ट 5 years इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रनवे। अब इसका क्या मतलब है? नॉर्मली मैंने काफी देखा कि जो नए नए रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो नए नए रेस्टोरेंट ओपन करने वाले लोग होते हैं, उनके पास अपने बैंक में इतना पैसा नहीं होता। वो बेसिकली ये तो प्लान करते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए में एक रेस्टोरेंट खोलना है, वो 10 लाख रुपए में उस रेस्टोरेंट पे पैसा लगाते हैं, इंटीरियर्स बनवाते हैं, फर्नीचर, किचन वगैरह वगैरह, बट वो ये प्लान नहीं करते कि अगर कल को मेरा रेस्टोरेंट 2 सालों के लिए नहीं चला तो मुझे खर्चा अपने पॉकेट से देना पड़ेगा और मेरे पास इतना पैसा बैंक में होना चाहिए कि मैं ये मान के चलता हूं कि 2 साल मेरा रेस्टोरेंट में एक भी क्लाइंट नहीं आएगा, एक भी कस्टमर नहीं आएगा, और मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि 2 साल में अपने पॉकेट से उस रेस्टोरेंट को चला सकूं। बट पीपल डू नॉट प्लान दैट, एंड जिसकी वजह से जब उनको ये समझ में आता है, जब उनको ये दिखाई देता है कि यार मेरा रेस्टोरेंट तो 7-8 महीने से चला ही नहीं, तो वो अल्टीमेटली उनके पास पैसा नहीं बचता बैंक अकाउंट में और उनको अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। इंडिया में ऑन एन एवरेज इट टेक्स 2 years फॉर अ रेस्टोरेंट टू ब्रेक इवन। का मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेट पर आने में मोटा मोटा 2 साल लगते हैं इंडिया के डायनामिक्स में, और आपको अपना पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर इसी तरीके से प्लान करना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपके पास होनी चाहिए आपके रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए, प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए अपने रेस्टोरेंट के ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। का मतलब बिफोर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट आपके पास इतना पैसा बैंक में होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी मंथ
मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग अ रेस्टोरेंट 50,000 रुपए है, कि आपको 50,000 रुपए का खर्चा टोटल करना पड़ता है, सैलरी, रेंट वगैरह वगैरह मिलाकर, तो आपके पास 2 सालों का खर्चा का मतलब 12 लाख रुपए अलग से सेव्ड होने चाहिए कि अगर मेरे रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आया तो 2 साल में अपनी पॉकेट से पैसा लगाकर रेस्टोरेंट चला सकूं। एंड दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी टू ओपन अप एंड रन अ रेस्टोरेंट, जो कि बहुत सारे लोग यहां पर गलती कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, पैसिव माइंडसेट। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि बहुत बड़े बड़े लोगों के रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट्स होते हैं, और वो रेस्टोरेंट बहुत सारे बिजनेसमैन के रेस्टोरेंट्स होते हैं, पर रेस्टोरेंट उनका एक्चुअल धंधा नहीं होता, उनका एक्चुअल बिजनेस कुछ और होता है, और वो एक पैसिव इनकम के लिए एक रेस्टोरेंट ओपन कर देते हैं। अब उनकी देखा देखी में जो नए रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं वो भी ये गलती करते हैं कि उनके दिमाग में पहले दिन से अपने रेस्टोरेंट को लेकर एक पैसिव माइंडसेट होता है कि ये धंधा मेरा एक्टिव धंधा नहीं है, ये मेरा मेन धंधा नहीं है, ये मेरा साइड धंधा है। तो एक नया आदमी जो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा है, इतना कॉम्पिटिटिव बिजनेस, इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में, अगर वो इंसान एक पैसिव माइंडसेट के साथ, एक पैसिव मेंटालिटी के साथ अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है स्टार्टिंग के ईयर्स में। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो यू शुड हैव एन एक्टिव बिजनेस माइंडसेट कि वो बिजनेस आपका प्रायोरिटी और प्राइमरी बिजनेस है, और आपको उसको वैसे ही रन करना पड़ेगा कि आपको हर दिन आना पड़ेगा, कस्टमर्स को समझना पड़ेगा, ऑपरेशंस को देखना पड़ेगा, स्टाफ को मैनेज करना पड़ेगा, काउंटर को मैनेज करना पड़ेगा, ऑपरेशंस को सीखना पड़ेगा, ऑपरेशंस को बेटर करना पड़ेगा। का मतलब रेस्टोरेंट को टाइम देना पड़ेगा। बट ज्यादातर बिजनेस ओनर, ज्यादातर रेस्टोरेंट जो आजकल खोलते हैं, वो अपने रेस्टोरेंट को साइड बिजनेस मानकर अपने रेस्टोरेंट पर इतना ध्यान ही नहीं देते, कस्टमर्स फीडबैक पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से जब वो कस्टमर से जुड़ नहीं पा रहे, उनको समझ ही नहीं आता कि उनका रेस्टोरेंट क्यों बंद हो गया या कस्टमर्स रेस्टोरेंट पर आने क्यों बंद हो गए। तो द पॉइंट इज, प्लीज मेक श्योर कि अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो आप एक एक्टिव माइंडसेट के साथ ओपन करें कि मैं हर दिन रेस्टोरेंट पे जाऊंगा, अपने कस्टमर से बात करूंगा, पसंद आया नहीं पसंद आया, ऑपरेशंस देखूंगा, स्टाफ देखूंगा, वगैरह वगैरह। लास्ट प्रॉब्लम एज टू व्हाई 90% रेस्टोरेंट्स फेल इन द फर्स्ट 5 years is because of lack of data। आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, जो जब आप उन रेस्टोरेंट पर ऑर्डर करते हैं तो वो बिलिंग के टाइम आपका नंबर ले लेते हैं, और उस नंबर के थ्रू वो अपना एक डेटाबेस बनाते हैं और आपको मार्केटिंग करते हैं बार बार अलग अलग ऑफर्स निकालकर। एंड मोर लाइकली आप उन रेस्टोरेंट्स के पास वापस जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो ब्रांड वैल्यू बन जाती है कि इस रेस्टोरेंट का एसएमएस, इस रेस्टोरेंट का ईमेल मेरे पास आता रहता है, तो मैं इसके पास ही विजिट करूंगा। बट वहीं काफी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, काफी सारे नए ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कस्टमर का डेटा नहीं मेंटेन करते, कस्टमर्स का डेटा लेते नहीं है, उसको मेंटेन नहीं करते और उस पर मार्केटिंग नहीं करते, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास कौन आया, कैसे उन लोगों को अपने ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करनी है, कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करनी है, कैसे उनको ऑफर्स निकालकर अपने कस्टमर्स को रिपीटेडली वापस लाना है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स एक्चुअली फेल इन द मार्केट। प्लीज मेक श्योर कि अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो आपके पास प्रॉपर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर सिस्टम्स बने हुए हों, आप ताकि अपने कस्टमर्स का डेटा ले सकें और उस डेटा को लेवरेज करके आने वाले टाइम में उन्हीं कस्टमर्स को एसएमएस और ऑफर्स पुश कर सके, ताकि वही कस्टमर्स आपके पास वापस आकर आपके रेस्टोरेंट में डाइन इन कर सके, जिसकी वजह से आपका रेस्टोरेंट आने वाले टाइम में नंबर्स अच्छे ले सके मार्केट में। दिस इज इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हल्की सी भी वैल्यू मिली, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपको ऐसा कंटेंट और देखना है रिलेटिंग टू बिजनेस, फाइनेंस एंड सोशल केस स्टडीज, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसी केस स्टडीज की नोटिफिकेशन आपको और ज्यादा मिल सके। दिस वाज शौर्य कौशिक signing off from today's video. I'll see you guys in another business case study very soon. Till then, stay tuned, take care, bye bye.